जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग राग दरबारी क्लास के भाग 4 को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि 3 भाग हमारा हो चुका है। आप लोगों ने सभी तीनों भाग को बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझा होगा। देखिए, प्रश्न अभी जो बन रहे हैं बहुत अंदर से और बहुत कठिन प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए हर एक बिंदुओं को ध्यान से आपको रखना पड़ेगा। हुआ ये था कि बद्री पहलवान जो थे वह शहर से गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में रामादीन भीमखेड़वा उन्हें मिल जाता है और कहते हैं कि अपने छोटे भाई रूपन बाबू को समझा देना कि वह ऐसा दोबारा चिट्ठी ना भेजे। तो वो कहता ठीक है, मैं समझा दूंगा। तो कहता वो समझाने की बात नहीं, जुटियाने की बात है। तो उनको कहता अगर तुम्हें बहुत बुरा लगा तो तुम भी एक ऐसा चिट्ठी लिख करके हमारे यहाँ भेज दो। परिच्छेद 7 देखेंगे हम। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार का पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोन में रखी हुई मुकदरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का था। यह कमरा किनका था? सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे में अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों का ढेर अचार भरकर छत में धूप में रखती तो शाम होते होते कमरे में जमा कर देती। यही हाल छत पर सुखाने वाले कपड़ों का भी था। प्राय देखिएगा, उस रूम में प्राय सभी शीशियां खाली थी। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन इस्तेमाल करने से पहले शीर्षक पर एक बार अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसकी मूछें ऐंठी हुई, लंगोट कसा हुआ और परिणामतः स्वस्थ बहुत अच्छा। पता चलता है कि ये शीशियां हैं जो हजारों इंसानों के शरीर के मानिंद बना देती है। दूसरी बात है कि वे अपने गुसलखाने के शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करते हैं। बाहर बकरी के बकरी बने रहते हैं। एक साहित्य है जो कहलाता है। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसे पुस्तकों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छपना 1947 से पहले तो जुर्म ही था। कब से पहले छपना जुर्म था? तो 1947 के पूर्व छपना तो जुर्म ही था। आज भी जुर्म है। बहुत सी दफ्तरी बातें की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता। जो आहार निंद्रा भय आदि में जो आहार निंद्रा जो आहार निंद्रा आदि भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सिंपलीमेंट का काम करता है, और जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघकर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठा है। वैसे ही उसमें कोई खास बात नहीं होती। सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी औरत के साथ किसी तरह से क्या बर्ताव किया है। यानी उसमें सुमित्रा नंदन पंत की दार्शनिक भाषा कहा जाए तो मानव में चिरंतन संबंधों का वर्णन है। इनकी किताबों में तो याद रखें, सुमित्रा नंदन पंत में तो मानव चिरंतन चिरंतन संबंधों का वर्णन है। उसकी किताब में क्या वर्णन है? तो मानव 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 के चिरंतन संबंधों का वर्णन है। इस बात को याद रखिएगा। यही कमरा रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। यही कमरा क्या हुआ था? रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि रंगनाथ को रहने के लिए कौन सा कमरा दिया था? छत वाला कमरा दिया था। उसे कितने दिन यहाँ रहना था? तो 4-5 महीना यहाँ उसे रहना था। तो क्या कहता, रूपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठा लाए थे और उसे जोड़ गांठ कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था। क्या हुआ था? उस रूम में सब चीज रखा हुआ था। उसी में क्या हुआ किया, देखिएगा कमरा की कुछ विशेषताएं देख लेते, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था। उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया था। उसकी सफाई करा के एक चारपाई अस्थायी रूप से डाल दी गई थी। उस पर एक अस्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई थी और उनमें
और उनमें जेबी जासूस या गुप्त साहित्य का प्रवेश का निषेध कर दिया गया था। आपसे पूछ देगा उनमें कैसे साहित्य का प्रवेश निषेध था, तो जेबी जासूस या गुप्त साहित्य का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। वहीं एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मांग कर लगा दी गई थी, क्योंकि कॉलेज तो अपना ही है भाई, वहां से मांगा करके लगा दिया गया था। चारपाई के पास ही दीवार में एक खिड़की थी जो खुलने पर बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवित्वमय बनाने के काम आता था। वहां उसे सचमुच ही कभी कभी लगता है कि उसके सामने न जाने कितने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरु भक्त सिंह एक ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं। उनके पीछे अनगिनत अंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए सांस फुलाए खड़े हैं। रूपन बाबू कहीं से कुछ क्या हुआ था, ईंट रोड़ा उठा लाए और उसे गांठ जोड़कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर बांस के आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे तार दौड़ा दिया, जिससे लगता कि वहां एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है। क्या हुआ कि वहां रेडियो गांव में जैसे आप देखते होंगे कि एंटीना वगैरह या एल्युमिनियम का तार जोड़ के छत पे रख दिया ताकि वहां से नेटवर्क पकड़े। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका है। मतलब यह कह रहा है कि रंगनाथ का रूटीन उनके तंदुरुस्ती बनाने के लिए किन्होंने तय किया था, तो वैद्य जी ने तय किया था। यहाँ देखिएगा एक कथन दिया, यह आप याद रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते जीर्णाजीर्णे नृप्यते, यह वाला कथन भी आप याद रखें, यह भी आपसे हो सकता है पूछ देगा कि यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है। तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना। क्या हुआ, तांबे के लोटे में क्या होता था, ठंडा पानी रहता था। इसके लिए दूर तक टहलने के लिए निकल जाना। नित्य कर्म, क्योंकि संसार में वही एक कर्म नित्य है, बाकी अनित्य है। टहलते हुए लौटना पर चक्रमन हितम, हाथ मुंह धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना, यानी कि दातून करना, दातवन से जो दांत साफ करते हैं उसे भी कहता है वो चबाना। निम्बस्य तिक् तिक्त ते श्रेष्ठः कास्य बबूलातस्थः, गुनगुने पानी से कुल्ला करना। यह सब संस्कृत शब्द आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे एनटीए पूछ सकता है। व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर का भोजन करना, विश्राम और अध्ययन और संयम काल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम मनक्के आदि के द्रव्य का प्रयोग करना, अध्ययन करना, भोजन करना, अध्ययन करना, शयन करना। आपसे कर्म में भी पूछा जा सकता है, कभी भी कुछ भी एनटीए पूछ सकता, वो कैसे क्या करता था, इस बात को याद रखिएगा। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया। इससे सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में, क्या उसमें संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी के बैठक में बैठना, जहां गंजाहों की सोहबत ने ले ली थी। चूंकि इससे रंगनाथ के वीर्य की प्रतिरक्षा का कोई खतरा नहीं था, कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वैद्य जी को इस संशोधन में कोई ऐतराज न था। बल्कि एक स्थान से वे इसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उसके पास बैठा रहता है और हर बाहरी आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। यानी कि उनके पाठ्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में क्या एक परिवर्तन हुआ था, तो यह भी याद रखेगा, उसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी के बैठक में गंजाहों की सोहबत में ले ली थी, यानी कि वह अपने बरामदे में बैठा रहता था। कुछ दिनों में मैं ही रंगनाथ को सीपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, और यहाँ जो है वह कहीं नहीं है। देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किसको ऐसा लगने लगा कि सीपालगंज के बारे में, किनको सीपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है। यह कथन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है।
उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घिसटते हैं, वहीं दांव पेच और पैंतरेबाजी का अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इफरात से फैली पड़ी है। ऐसा सोचते हैं कि भारत की संस्कृति, एकता, उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। यह वाद विवाद खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चला था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही ज्यादा से ज्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है। पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली के मन में पिछली को जोकर समझने का चलन वहां इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या का न होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ, यह सिपालगंज के बारे में पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को क्या मूर्ख और अगली के मन में पिछली पीढ़ी को जोकर समझने का चलन बढ़ गया था। अगर साहित्य के क्षेत्र या कला न होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। यह भी पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि सिपालगंज में अभी ऐसी पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो जाएगा। उसने देख लिया कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया कि यहाँ की राजनीति इस पहलू से भी कमजोर नहीं। बात 14 साल के लड़के को लेकर चली। बात कितने साल? 14 साल के लड़के को लेकर चली। यह याद रखिएगा, लड़के का नाम हो सकता है आपसे कहीं वर्णन किया जाए। 14 साल के लड़के को लेकर चली। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने सिपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र मतलब उनका जीवन परिचय बताना शुरू किया। उससे प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए। सुना जाता कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए कई विद्वान उस लड़के के बारे में छानबीन की। उनने टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराध, सिलवंश परंपरा में आदि रटी रटाई किताब थ्योरियों को इस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपाने से इनकार कर दिया। बाद में वे विद्वान इसी नतीजे पर पहुंचे कि हो ना हो यह प्रभु का चमत्कार है। लड़का सिपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका और फिर पुलिस का झापड़, वकीलों का आख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निसंग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। उस लड़के के बारे में क्या कहा जा रहा है? लड़का सिपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका हुआ और फिर पुलिस के झापड़, वकीलों का व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निसंग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। किसका? बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वान के लिए समस्या बना हुआ है और उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जाने वाला है। यह बात सिपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई। यही क्या हुआ? सिपालगंज में आते होते ये बातें क्या हुई? लोक कथा बन गई। और तब से वहां उस लड़के की लीला स्मरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था। रंगनाथ को बताया गया था वो लड़का 10 साल की उम्र में ही इतना तेज दौड़ने लगा था, यानी कि लड़के का उम्र 14 साल का है, लेकिन रंगनाथ को कितने साल बताया गया था? 10 साल के बारे में बताया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। 10 साल की उम्र में इतना तेज दौड़ने लगता था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में वो रेल बिना टिकट, देखिएगा 10 साल में वो क्या करता था? वो दौड़ने लगा था। तो इस बात का पहला बिंदु इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, 11 साल में उन्होंने क्या कांड कर रहा था? 11 साल में की उम्र में वो रेल में बिना टिकट के चलने और टिकट के चेकर को धता देने में उस्ताद हो गया। 1 साल बाद अर्थात वो 12 वर्ष में, 1 साल बाद अर्थात 12 वर्ष में वह मुसाफिरों को देखते थे उसका सामान कुछ इस तरह से गायब करने लगा जैसे लोकल अनिस्थीसिया देकर
होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता नहीं चलता है कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में वो 14 वर्ष की अवस्था में, अब कितने वर्ष की बात हो जा रहा, 14 वर्ष की अवस्था में जब वह पकड़ा गया तो पता चला कि ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे के भीतर छिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका था। बंगलों की चोरियां करता और चोरियों भी रोशनदार से नहीं बल्कि उपयुक्त तक तरकीब से दरवाजे खोलकर भले आदमी की तरह कायदे से रास्ता के मकान में घुसकर करता था। ये देखिएगा, लड़का का हर एक उम्र के पायदान की विशेषताएं बता के आपसे किसी भी उम्र के विषय में पूछा जा सकता है। सभी उम्र की विशेषताओं को आप लोग याद रखिएगा, वह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनटीए कुछ भी पूछ ले रहा है। उस लड़के की प्रशंसा करते करते एक आदमी ने बहराम चुट्टा का भी जिक्र किया, जो किसी जमाने में उस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। किनका? बहराम चुट्टा। उसका नाम सुनते ही लड़के ने जोर शोर से विरोध किया और बतर्ज विधानसभा में स्पीचों के बिना किसी तर्क और सिर्फ आवाज ऊंची करके साबित करने की कोशिश की। बहराम चुट्टा भी कोई चुट्टा था? राम स्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया वह बहराम चुट्टा जन्म भर में हिला न हिलेगा। तो कौन? एक 12 साल का राम स्वरूप, 12, एक नाम किनका? राम स्वरूप, 12 साल। रंगनाथ को इस बातचीत में पढ़ी पीढ़ी संघर्ष की झलक दिख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के चुट्टा सचमुच ऐसे ही 30 मार खा हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चुट्टा हुआ करते थे। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुराने के साथ और पुरानी पीढ़ी वाले नए के साथ लगाते और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने अपने से अलग समझते हैं। देखिएगा, यह पंक्ति आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनीचर उस उम्र में था जिस उम्र में नई पीढ़ी पुराने के साथ और पुरानी पीढ़ी नए के साथ लगते हैं और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। इस कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला सैकड़ों अर्ध प्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने से कतराते हुए बोला, भैया रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल न पूछो, यही ठाकुर दूरबीन सिंह थे। एक नाम किनका है? ठाकुर दूरबीन सिंह। मैंने उनके दिन भी देखे, पर आजकल के लौंडों के भी हाल न पूछो। क्या कहा जा रहा? आज से लगभग 30 साल पहले जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी तो यशस्वी रहे हैं प्रभु हैं मुरारे, चिरंजीवी रानी व राजा हमारे। इसको याद रखिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यशस्वी रहे हैं प्रभु है मुरारे, चिरंजीवी रानी व राजा हमारे। यह पंक्ति काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खुदाया जॉर्ज पंजुम की हिफाजत कर का कोरस गाने के लिए हुई थी। सिपालगंज का सबसे प्रमुख गंजहा नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था। क्या कहा जा रहा है? सिपालगंज का सबसे प्रमुख गजहा का नाम क्या था? ठाकुर दूरबीन सिंह था। इस बात को याद रखिएगा। उनके माँ बाप ने उनका नाम के साथ दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर काम में वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा ही किया। जिस चीज में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियादी से पकड़ा। उन्होंने अंग्रेजी कानून भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दंडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दूरबीन सिंह ने इंडियन पैनल कोड के सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने की बुनियादी काम शुरू कर दिया। स्वभाव में वे बड़े परोपकारी थे। परोपकारी व्यक्तिवादी धर्म और उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों का आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ताओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार।
की तख्ती लगाकर घूमता है। कोई किसी को सीधे रिश्वत न लेनी पड़े, इसलिए रिश्वत देने वाले से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता रहता। यह सब परोपकारी संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं और दूरबीन सिंह को भी परोपकार के विषय में अपनी धारणाएं थी। वह कमजोर व्यक्ति की रक्षा के लिए हमेशा व्याकुल रहता था। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यहाँ देखने को मिला कि वे कमजोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता था। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए लड़ाई भिड़ाई के हर एक मौके पर वो बिना बुलाए पहुंच जाते थे और कमजोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में ये सब बातें बंदी दर से चलती थी और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में जैसा बाबू जयराम प्रसाद वकील, देखिएगा यह नाम याद रखिएगा, जैसे शहर में कौन वकील, तो जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपए हर पेशी से लेते। कितने रुपए वह हर पेशी से लेते थे जयराम प्रसाद, तो 50 रुपए लेते थे। उसी तरह दूरबीन सिंह मुकदमे के पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपए लेते थे। यानी दूरबीन सिंह भी कितना लेते थे, 50 रुपए लेते थे। इस बात को याद रखिएगा। बड़ी लड़ाइयों में जहां आदमी जमा करने पड़ते, यह रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती थी, पर उनकी भी दरें निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं थी। दूरबीन सिंह का एक विशेषता यह भी था कि उनके आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौकों पर गोश्त नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते। उससे उनका पेट हल्का, दिमाग साफ रहता था, जो युद्ध के समय बड़ी वांछनीय स्थिति। और चूंकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाले आदमी सदाचार कहलाते, इसलिए वे सदाचारी कहलाते थे। वे कैसा व्यक्ति कहलाते थे, तो सदाचारी व्यक्ति कहलाते थे। इस बात को याद रखिएगा। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह थी कि वे सेंध नहीं लगाते। उनकी एक विशेषता क्या थी, वो सेंध नहीं लगाते थे। वे दीवार फांदने के उस्ताद थे। वो किसके उस्ताद थे, तो दीवार फांदने के उस्ताद थे। पूछ देगा इनमें से कौन ऐसा पात्र था जिसे दीवार फांदने के उस्ताद थे, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि और कहीं भी आसानी से पोल जंप या चैंपियन हो सकते थे। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभी दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वे ऐसा काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की नीयत से ही करने लगे। इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वाले को पीटने का चलन चलाया और इस तरीके से उनके समसामयिक चोरी में बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। दूरबीन सिंह कैसा था, वो चोरी करने लगा। अब चोरी करता था तो क्या होता, जो लोग जगे रहते थे उन्हें वो पीटने का काम करवाते थे। इस तरह दूरबीन सिंह ने चोरों और डकैतों के बीच के फासले को कम करने का एक बुनियादी काम किया। उनकी पद्धति मैथडोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। पर वक्त की बात, अर्थात सिपालगंज में जो बात भी वक्त के खिलाफ पड़ती है, वक्त की बात हो जाती थी। यही ठाकुर दूरबीन सिंह ने अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगत से नीचे गिर उनकी रीढ़ टूट गई। दूरबीन सिंह का कमर कैसे टूटा, तो कहते हैं कि उसके भतीजे ने उसे एक जोरदार तमाचा लगाया था, जिससे वो कुएं के नीचे गिर के अपने रीढ़ का हड्डी तोड़ लिए थे। कुछ दिनों तक कोने में रखी हुई लाठी को देख देख कर दूरबीन सिंह ने अपने भतीजे के मुंह में उसे ठूंस देने का संकल्प करते रहे। अंत में लाठी और भतीजे का मुंह को यथावत छोड़कर वह सिपालगंज की मिट्टी को वीर विहीन बनते हुए वीर गति को प्राप्त, यानी टैं हो गए, अर्थात मर गए। शनिचर ने दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ, अंधेरी रात थी जब मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। कहां से वो आ रहा था, भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। तब हमारा बचपना था और हम बाग बकरी को एक निगाह देखते तो देह में ऐसा जोश की हवा में डंडा मारता कि पत्ता भी खड़क जाए तो छिटक कर माँ गाली देने लगती थी। क्या वो देने लगती थी। अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सटासट चले आ रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे किसी ने कहा, खबरदार,
हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया। सामने सामने तो लाठी डंडा सभी बेकार। मैंने लाल लंगोट वाले को ध्यान किया, पर भैया लाल लंगोट वाला तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिन्ना से मुझे हटा हो। यह पेड़ के पीछे एक काला कलूटा गट्ठी देह का जवान निकलकर मारे सामने आया और बोला, जो कुछ हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता उतार दो। मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ 5-6 आदमी ने घेर डालते हुए कहा, सब बड़ी बड़ी लाठियां भाले लियो। हमने कहा कि शनिचर तुम्हारी भी जोड़ बाकी, आज से फिस डंडा मेरा तना का तना रह गया, चलाने की हिम्मत न पड़ी। एक बोला, तान के क्यों गए, चलाए क्यों नहीं, असल बाप का औलाद हो तो चला दो। बड़ा गुस्सा लगा, पर भैया जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान न लो माल ले लो। दूसरे ने कहा, साले का अधेला भर की जान है, इसके लिए सियार जैसे का फेंफे कर रहा है, इतना माल छोड़ दे रहा है, अच्छी बात, इधर दे सब माल। बस भैया एक झोला था, उसमें सत्तू था। उस झोले में क्या क्या था यह बात याद रखिएगा। उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी। और लोटा क्या था, बिल्कुल बाल्टी था। कुएं से 2 सेर पानी खींचता था। पुड़िया थी असली घी की। पुड़िया कैसा था, असली घी की। तब से वनस्पति साला कहाँ चला था, सब उन्होंने गिना कर धरा लिया। फिर धोती उतरवाई, टेंट के 1 रुपए था, छीन लिया। कुर्ता और लंगोट पहने हुए बस में खड़ा हो गया तो एक ने कहा, अब मुंह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ, क्यों भर किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, कहाँ रहता, मैंने कहा गंजा हूं। फिर न पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े खड़े मुंह ताकने लगे। किसी ने मुझसे सिपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरा ने लंबोदर का, तीसरे ने कहा, दूरबीन सिंह को जानते हो। मैंने कहा, दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने को जा चुका हूँ। जब रंगपुर में जमावड़ा हुआ, सुलह न होती तो हजारों लोग वहीं खेत हो जाते थे। दूरबीन सिंह गांव के रिश्तेदार काका कहता हूँ, मतलब गांव के जो दूरबीन सिंह गांव के हैं, इसलिए उनको प्यार से हम लोग रिश्ते में क्या काका कहते हैं। बस राम राम सीताराम जैसे काले आदमियों ने गोरा फौजी पहुंच गया हो, भगदड़ मच गई। कोई मारी धोती वापस लाया, कोई कुर्ता, एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में झोला पकड़ा दिया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम्हारी 2 पुड़ियां खाली, इसके दाम ले लो, पर दूरबीन सिंह से न बताना कि हमने तुम्हें घेरा था, चाहे तुम पैसे लोग कहो तो पेट फाड़ कर पुड़ी निकाल दूं, हमें क्या पता कि भैया तुम गंजा हो। सो भैया मैं घर आकर पड़ा रहा। सवेरे होती मैंने दूरबीन सिंह से जाकर पैर पकड़ी कि काका तुम्हारे नाम में लाल लंगोट वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारे नाम लेकर जान बचा पाया हूँ। दूरबीन सिंह ने पांव खींच लिए, बोले, जा शनिचर, कोई फिक्र नहीं, जब तक मैं हूँ अंधेरे उजाले में जहां मन हो वहां घूमकर, किसी का डर नहीं, सांप बिच्छू तू खुद ही निपट ले, बाकी जो है हमारे लिए छोड़ दे। हाँ शनिचर सांस खींचकर चुप हो गया। यहाँ शनिचर क्या हो, सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घटिया कहानी लेखकों की तरह मुंह की बात पर आते आते हवा बंद रहा है। मुझसे पूछा, फिर तो जब तक दूरबीन सिंह थे गंजाहा लोगों की ठाठ कटते रहे होंगे। तब रूपन बाबू बोले, उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार साहित्यिक बात कही, सांस भरकर कहा कि पुरुष बलि नहीं होते हैं, कि समय होत बलवान, कि भिल्ला लूटी गोपिका, कि वही अर्जुन वही बान। यह पंक्ति आप जरूर याद रखिएगा। यह किन्होंने कहा, तो रूपन बाबू बोले उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार एक साहित्यिक बात और सांस भसकर कहा। यह पंक्ति याद रखिएगा। रंगनाथ ने पूछा, क्या हो गया रूपन बाबू, क्या सिपालगंज से कोई तुम्हारी गोपिकाएं लूट ले गई। रूपन बाबू ने कहा, शनिचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। शनिचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। भैया लठेतों का काम कोई असेंबली का काम तो है नहीं। असेंबली में जितने बूढ़े होते जाओ उतनी ही अकल सठियाती जाएगी और उतनी ही तरक्की होगी। यही हरनाम सिंह को देखो।
क्या कहा था असेंबली में, यह वाली पंक्ति याद रखिएगा, असेंबली में जितने ही बूढ़े होते जाओ, जितनी ही अकल सठियाती जाए उतनी ही तरक्की होती, यही हरनाम सिंह को देखो, यही हरनाम सिंह को देखो, यह वाली बात इंपॉर्टेंट है। चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिरकर मर जाएंगे, पर दिन वहां उनकी पूछ बढ़ रही है। यहाँ लठेतों का कत्ल के जोर की बात है, जब तक चले तब तक, जब नहीं चले तब हलाहल हो गए।